प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। प्यारे बच्चों, पिछले कई दिनों से हम लोग BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में चर्चा कर रहे थे कहानी के विकास के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन। इसमें जिन 11 कहानीकारों की 11 कहानियाँ ली है, उनमें से इन लेखकों और इनकी रचनाओं का जो परिचय है उस पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था, उसकी चर्चा की थी। आज हम इस पाठ्य पुस्तक में दूसरे कहानीकार जिनकी प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार आपके कोर्स में है, जयशंकर प्रसाद, इनकी चर्चा करेंगे और इनकी जो कहानी है पुरस्कार, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए जयशंकर प्रसाद जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी रचनाएं आपने इससे पूर्व भी पढ़ी है और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो जयशंकर प्रसाद जी को नहीं जानता होगा। फिर भी थोड़ी बहुत सामान्य चर्चा उनके बारे में करते हैं। इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे और इनका जन्म वाराणसी, जिसको बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, उसके एक बहुत ही प्रतिष्ठित ख्यातनाम परिवार में हुआ था। किंतु बाल्यावस्था में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। इस कारण इनका जो पारिवारिक व्यवसाय था, इनके परिवार का नाम था सुंगनी साहू, यानी ये तंबाकू का व्यापार करते थे, तो व्यापारी थे इनके पिताजी। तो उस व्यापार को, जो पारिवारिक व्यापार था, उसको इन्हें संभालना पड़ा। परिवार को आगे चलाने का, उसके भरण पोषण का उत्तरदायित्व इनके कंधे पर जल्दी ही आ गया। इसलिए ये 8वीं क्लास से आगे पढ़ नहीं पाए, लेकिन स्वाध्याय यानी स्वयं अपने खुद पढ़ते रहे और उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं और इनके साहित्य का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के ये प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया। इसलिए इनके साहित्य का जो मूल स्वर है, चाहे किसी भी विधा में लिखा हो, चाहे नाटक लिखे हों, कहानी लिखी हो, उपन्यास लिखे हों और कवि तो ये है ही। कामायनी जैसी उत्कृष्ट रचना इनके द्वारा सृजित हुई। इन सभी में इन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन के कारण इनके साहित्य का जो मूल स्वर है वह है भारतीय संस्कृति। नाटक, कविता, कहानियाँ, निबंध आदि विधाओं में जो कुछ उन्होंने लिखा, उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति इनका प्रेम साफ दिखाई देता है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद्व, गीतात्मकता तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सराबोर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियाँ नाटक और कविता के अधिक समीप लगती है। जब आप पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी।
तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा सामासिक है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का बाहुल्य इनकी भाषा में मिलता है। इनकी भाषा शैली का अलग ही वैशिष्ट्य है, इसलिए कहानी में एक अलग से शैली प्रचलित हो गई जिसको प्रसाद शैली कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं का जो अंत है वो प्रसादमय होता है, न सुखांत न दुखांत। भाई किसी भी रचना का अंत या तो सुख के साथ होगा या दुख के साथ होगा, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं उनका जो अंत होता है न सुखांत होता है न दुखांत, बल्कि एक अलग भाव लिए जिसको प्रसादांत कह सकते हैं। ये शैली प्रसाद शैली के रूप में प्रचलित है। आकाशदीप इनकी कहानी संग्रह का नाम है। इसी प्रकार से आंधी, पृथ्वी ध्वनि, छाया और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी है इन्होंने। और मैं तो कहता हूँ साहित्य के विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी साहित्य की समझ है वो विकसित होगी। अब हम आज आगे इसकी चर्चा करते हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपकी कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है प्रसाद जी की, पुरस्कार, इसकी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कहानी है जिसकी गणना हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में होती है। एक ही युग में सृजनरत प्रेमचंद और प्रसाद दो भिन्न धाराओं वाले रचनाकार है। यानी प्रेमचंद जी का और प्रसाद जी का जो रचना काल है वो लगभग समान है, लेकिन दोनों की रचनाएं भिन्न शैली में लिखी हैं। प्रेमचंद जी जहां जीवन यथार्थ को अपनी कहानियों में पूरी विश्वसनीयता से रूपायित करते हैं, यानी प्रेमचंद जी का जो रचना संसार है वो यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जैसी दुनिया थी उस जमाने की, उसका यथार्थ चित्रण प्रेमचंद जी ने अपने कहानियों में किया है। इसके विपरीत प्रसाद जी एक काल्पनिक संसार की रचना करते हैं, अपनी कहानियों में उदात्त मानवीय भावों को व्यक्त करते हैं, एक आदर्शवादी काल्पनिक लोक सृजित करते हैं अपनी कहानियों में। इसलिए इनकी कहानियों की भाषा भी इन्हीं उदात्त भाषाओं के अनुरूप कवित्वपूर्ण और सामासिक हो जाती है। पुरस्कार अपने रचना विधान में एक ऐतिहासिक कहानी लगती है, किंतु इस कहानी में प्रसाद का लक्ष्य किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन न होकर कहानी की नायिका, जिसका नाम मधुलिका है, उसके चरित्र के माध्यम से प्रेम का एक उदात्त रूप प्रस्तुत करना है। यानी प्रथम दृष्टया जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये कोई ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन किसी इतिहास की घटना का जिक्र करना या इतिहास के पन्नों को आपके सामने खोल के रखना प्रसाद जी का लक्ष्य नहीं था। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने एक मानवीय मन का सर्वोत्तम भाव जो प्रेम है, उसका सबसे उत्तम रूप, उदात्त रूप पाठक के सामने रखना था, और इसमें ये सफल भी हुए हैं। मधुलिका हिंदी कहानी जगत का एक सशक्त पात्र है जो पाठकों के मानस को उद्वेलित करती है। यानी पाठक जब इस कहानी को पढ़ता है तो इसकी नायिका मधुलिका के बारे में सोचने को विवश होता है। उसकी चरित्र की दृढ़ता, उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसका राष्ट्र प्रेम और अपने निजी प्रेम के बीच में जो द्वंद्व दिखाया, जो संघर्ष दिखाया इस कहानी में, वो बहुत प्रभावित करता है पाठक को। मधुलिका कौशल के सेनापति की पुत्री है। मधुलिका के पिता सेनापति थे कौशल राष्ट्र के, और संकट की जब घड़ी आई थी कौशल पर, तब मधुलिका के पिताजी जो सेनापति थे उन्होंने अपने देश की रक्षा कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था। मधुलिका के चरित्र में यही राष्ट्रभक्ति अपने चरम पर है, किंतु वह मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम करती है और मगध कौशल का दुश्मन राष्ट्र है।
अरुण किसी प्रकार कौशल को जीतकर उसे अपने अधिकार में लेकर किसी प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है। वह रात्रि में छिपकर कौशल पर आक्रमण कर उसे परास्त करना चाहता है और अपनी गुप्त योजना की सारी जानकारी अपनी प्रेयसी मधुलिका को दे देता है। अब मधुलिका के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो जाता है। अगर वह अपने प्रेमी की इस गुप्त योजना को अपने राजा को नहीं बताए तो राष्ट्रद्रोह हो जाता है, और अगर इस योजना को अगर अपने राजा को बता दे तो उसका जो भाव है प्रेम, उसके साथ धोखा हो जाता है। मधुलिका के समक्ष ये जो संकट खड़ा हो जाता है वह कैसे निपटती है, यही इस कहानी की खूबसूरती है। मधुलिका कौशल के राजा को अरुण की जो गुप्त योजना है उसकी सूचना समय रहते दे देती है और अपने राष्ट्र की, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर लेती है। और जो उसका निजी प्रेम है अरुण के प्रति, उसकी जो रागात्मक वृत्ति है वो उसको न्यौछावर कर देते, बलिदान दे देती है, यानी राष्ट्र हित में अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। मधुलिका के मन में तीव्र द्वंद्व चलता है, किंतु अंततः उसका देश प्रेम ही विजयी होता है। इसका परिणाम ये होता है कि अरुण पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। कौशल नरेश मधुलिका के इस देश प्रेम से बहुत प्रभावित होते हैं। जब कौशल नरेश को पता चलता है कि ये जो आक्रमण करने की योजना थी अरुण की, वो अगर सफल हो गई होती तो कौशल तो पराजित हो चुका होता। तो मधुलिका के द्वारा इस राष्ट्रभक्ति का पुरस्कार मधुलिका को कौशल नरेश द्वारा दे दिया जाता है। वे अरुण को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हैं क्योंकि उसने आक्रमण करने की कोशिश की थी, और मधुलिका से इस राष्ट्र प्रेम के बदले में कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है वो पुरस्कार मांग लो। तो मधुलिका स्वयं के लिए भी राजा से मृत्युदंड मांगती है कि भाई अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भी मृत्युदंड दिया जाए। और ऐसा कह करके वो अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा कर लेती है। तो राष्ट्र प्रेम का भी बचाव हो गया और व्यक्तिगत प्रेम का भी बचाव हो गया। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की पराकाष्ठा प्रसाद जी ने दिखाई है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि दिल की सुने तो दिमाग हार जाए और दिमाग की सुने तो दिल हार जाए, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं हुआ है। कहानी का जो अंतिम वाक्य है जो मधुलिका राजा से कहती है, तो मुझे भी प्राण दंड मिले, ये उसके उदात्त चरित्र को पाठक के समक्ष खोल कर रख देता है और पाठक ठगा सा रह जाता है। पुरस्कार हिंदी की उन कहानियों में से है जिनकी आलोचकों ने सर्वाधिक चर्चा की। इसका प्रमुख कारण इस कहानी का रचना विधान है। मधुलिका के चरित्र की उदात्तता के साथ ही इस कहानी का गठन बहुत सुग्रंथित और गुम्फित है। इसकी भाषा बहुत प्रौढ़ है, जो कि प्रसाद जी की खासियत है उनकी रचना शैली की, और गंभीर भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। कथानक को प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से बुना है कि पाठक इस कहानी को पूरी तन्मयता से पढ़ता चला जाता है। भावों की सबलता की दृष्टि से भी ये कहानी बहुत हृदय स्पर्शी और प्रभावोत्पादक है। इस कहानी में प्रसाद की कला अपने उत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरे प्रसिद्ध कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनकी कहानी पुरस्कार के बारे में चर्चा की, प्रसाद जी के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ
कि इससे आपको प्रसाद जी को और उनकी कहानी पुरस्कार को समझने में अवश्य लाभ होगा। बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।